8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मतलब निष्पक्ष चुनाव ईवीएम मशीन से नहीं कराया सकता। आज काल ना होता, आज चौराहे पे जो डकर के या जोर से बोल दे सरकार के खिलाफ, उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाए। बीजेपी जो है आज की डेट में सिर्फ ईवीएम के सहारे आ रही है। अधिकारी को आप दलाल बोल रहे हैं? अरे बिल्कुल दलाल है। जो भी किसी भी सरकार पक्ष के लिए काम करे, जनता के लिए ना काम करे, वो आदमी दलाल होता है। इस भाजपा से, इस मोदी से लड़ने वाला आदमी चाहिए था, और वो सिर्फ देश में एक है, वो है माननीय राहुल गांधी। चौधरी ने तो कहा था कि मैं चवन्नी नहीं हूँ जो एकदम पलट जाऊंगा। चवन्नी नहीं हूँ, अरे उनको 5 पैसे लायक नहीं छोड़ा, दीवार पे चिपका के लाठियों से पिटवा दी। नमस्कार दोस्तों, 2024 के चुनाव से पहले देश के अंदर काफी हलचल देखी जा रही है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन के अंदर टूट भी नजर आई, जिस तरह से नीतीश कुमार ने पलटी मारकर भारतीय जनता पार्टी का हाथ दामन थाम लिया, और उसके बाद में हेमंत सोरेन के ऊपर ईडी का छापा पड़ा। उसके बाद में हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी के आगे झुकने से इनकार कर दिया, और अब उसके बाद में एक प्रधानमंत्री जी ने भारत रत्न को अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए इस्तेमाल किया, और उन्होंने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर देश के अंदर एक माहौल बनाने की कोशिश की है। और आरएलडी ने कह दिया है कि अब दिल जीत लिया है हमारा। तो इंडिया गठबंधन के अंदर जो काफी टूट नजर आ रही है, क्या लग रहा है आपको, ये गठबंधन 2024 के चुनाव तक रह पाएगा, नहीं रह पाएगा? ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो बना, या उस पे जो चीज चल रही है, तो इसके लिए ये अभी इसमें टूट नहीं कही जा सकती। अपने अपने विचार से, अपने अपने तरीके से, अपने को आपको सिर्फ, दरअसल इस भाजपा से, इस मोदी से लड़ने वाला आदमी चाहिए था, और वो सिर्फ देश में एक है, वो है माननीय राहुल गांधी जी। मतलब आप मानते हैं कि राहुल गांधी मोदी से लड़ने के लिए सक्षम है? सक्षम ये तो जनता बताएगी सक्षम है कि नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर आप भी तो जनता ही, आप भी तो कह रहे हैं ना कि लड़ने के। मैं कह रहा हूँ सीधे उनके झूठ से, छद्म से, और उनके जो देश में वो द्वेष बो रहे हैं, वो नफरत बो रहे हैं। मोदी जी नफरत बो रहे हैं। हाँ, वो निश्चित नफरत बो रहे हैं। लोगों में इस वक्त अघोषित आपातकाल लगा दिया है, जो बोला नहीं जा सकता, लोग बोल नहीं सकते, नहीं कह सकते। इसी चौराहे पर आपके बिना यूनिफॉर्म के सरकारी अमले के लोग, आपके ईडी छोड़ दीजिए, सीबीआई जी और ईडी से यहाँ पर लोग खड़े होते हैं। वो सिर्फ इसलिए खड़े होते हैं कि लोग डरे और चौराहों पर कोई बोल ना पाए आपके इस चैनल पर। जिस तरह से आप आपातकाल का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी अक्सर इंदिरा गांधी पर आपातकाल लगाने का ठीकरा फोड़ते हैं और उन पर बराबर लगातार संसद के अंदर हमला बोलते हैं। लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं कि देश के अंदर घोषित आपातकाल है, हाँ बिल्कुल, तो कैसे देखते हैं? आपातकाल ना होता, आज चौराहे पे जो डकर के या जोर से बोल दे सरकार के खिलाफ, उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, उनको जेल भेज दिया जाता है। मेरे ही अपने साथ के लोग हैं जिन पर 28 मुकदमे हो गए। 28 मुकदमे आपके साथियों पर हो गए? लोग जेल गए, उनको जमानतें करानी पड़ी, तब लोग निकल के बाहर आ पाए। ये देश कब तक इन हालातों में चलता रहेगा? कब तक आपको उम्मीद है कि देश इन हालातों से बाहर निकलेगा? जब तक इस देश के खेत की मेड़ पर बैठा अंतिम व्यक्ति चिल्ला के इनकलाब नहीं बोलेगा। क्योंकि ये आप कतई मत सोचिए कि इनको आप कुर्ता पैजामे में बहुत क्लिष्ट हिंदी बोलते हुए माइको पर से देखते हैं तो ये आपको हिंदुस्तानी लगते हैं। इनकी आत्मा ब्रिटिश है, ये अंग्रेज हैं अंदर से। सिर्फ तानाशाही और हुकूमत करने की प्रणाली और पूरी तरीके से भारत को गुलाम बनाने की तरफ ले जाने की। आपको लगता है कि अब देश को, जैसे आपने इनकलाब का नारे का ऐलान किया है कि इनकलाब देना चाहिए देशवासियों को, तो आपको लगता है देश के अंदर अब एक क्रांति की जरूरत है? निश्चित क्रांति की जरूरत है। उस क्रांति की मसाल लेके ही जो है वो राहुल गांधी जी निकले हैं। 34-35-100 किलोमीटर के बाद ये 6400 किलोमीटर की यात्रा, ये एक तरीके से उस इनकलाब का बिगुल फूंक रही है। जिस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जो जन सैलाब उमड़ रहा है, तो एक बात बताइए, जिस तरह से आप भी नागरिक हैं देश के और लोग उमड़ रहे हैं, तो क्या वो जो जनता उमड़ रही है वो वोटों के अंदर तब्दील हो पाएगी? भीड़ कभी वोट का हिस्सा नहीं हो सकती। भीड़ कभी वोट तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मतलब ये लोग सिर्फ राहुल गांधी को देखने के लिए आते हैं। ठीक बात है। भीड़ कभी वोट का हिस्सा नहीं हो सकती। भीड़ और वोट सबका अपना स्वतंत्र है, देगी। जिसको वाकई लग रहा है कि देश में ये दिक्कत है, वो इंडिया के साथ खड़ा होगा, और जिसको सिर्फ ये लगता है कि एक नारा लगा देने मात्र से देश में भक्ति उत्पन्न होती है, वो उनके साथ खड़े होंगे। खड़े हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जो देश के साथ खड़ा होगा वो इंडिया के साथ खड़ा होगा। के साथ खड़ा है। खड़ा है, हाँ खड़ा है। जो
देश के साथ खड़ा है वो इंडिया गठबंधन के साथ ही खड़ा है। हाँ, अनुपात और प्रतिशत अलग अलग हो सकते हैं, अभी अनुपात हो सकता है कम हो, और अनुपात बढ़ने घटने में इस देश की सियासत में बहुत समय नहीं लगता। जिस तरह से नीतीश कुमार गठबंधन छोड़कर भागे हैं, अब जयंत चौधरी भी है, तो क्या लग रहा है कि कुछ आने वाले वक्त में अब ममता बनर्जी ने भी मतलब इंडिया गठबंधन में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, और पंजाब के अंदर भी सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है आम आदमी पार्टी के साथ में, तो कहीं ना कहीं आपस में इंडिया गठबंधन के अंदर काफी फूट नजर आती है। तो जिस तरह से विपक्ष कहता है कि हम वोटों का बिखराव रोकेंगे अपना, तो कहीं ना कहीं लगता है वोटों का बिखराव तो रोक नहीं पा रहा है। एक चीज तो मित्र आप जान लीजिए, बचपन में आप भी गुल्ली डंडा खेले होंगे, हम भी गुल्ली डंडा खेले, क्रिकेट आप भी खेले होंगे, हम भी खेले। जब बल्ला उठता है या गुल्ली का डंडा उठता है तो खिलाड़ी बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन जब उस खेल शुरू होता है और उसमें एक वर्ड इस्तेमाल हम लोग बड़ा करते थे, अब कैमरे पे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए नहीं तो, लेकिन क्षमा के साथ मैं बोलूंगा जरूर कि पद्दी कराई जाती थी। अच्छा। एक स्टेप मार दिया जाता था तो आदमी को जो है वो 200 मीटर तक दौड़ना पड़ता था। तो जब पद्दी की नौबत आती थी तो प्लेयर भागते थे। अच्छा। और वही दशा है। अच्छा, ये इसलिए भाग रहे हैं लोग। हाँ, भाग रहे हैं, निश्चित भाग रहे हैं भाई। ये इंडिया गठबंधन का विजन लेके कांग्रेस पार्टी आई, राहुल गांधी जी आगे आए और उन्होंने कहा कि जो इस अत्याचारी सरकार के विरुद्ध आना चाह सकते हो, हाँ, भीड़ लगी, प्रेशर सब पे पड़ना शुरू हुआ। जब सबके यहाँ ईडी के और सीबीआई की गाड़ियां जाके रुकने लगी तो सबको अपना अपना परिवार, अपना पैसा, अपनी संपत्ति दिखने लगी। सब अपने अपने हिसाब से अपने आप को डाइल्यूट जाएं, लेकिन एक चीज जान लीजिए, उतनी बड़ी बरतानिया हुकूमत के सामने सिर्फ एक गांधी खड़ा हुआ था और अंत में उसी गांधी की जीत हुई। ये जिसको आना हो स्वागत है, जिसको जाना हो उसका भी बहुत साधुवाद है, लेकिन अंत में जीत इंडिया गठबंधन की होगी और जीतेगा राहुल गांधी। राहुल गांधी 2024 में जीतेंगे। जिस तरह से अभी नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं, लेकिन आज खबर आई है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार को अब हम लोग दबाव में ले सकते हैं, क्योंकि उनकी स्थिति अब ऐसी नहीं बची है कि वो अब हमसे मोल भाव कर सके। तो क्या लगता है नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी ने खेला कर दिया है? देखिए, खेला क्या है, ये सांप छछूंदर का खेल है। उनको निगलना भी चाहते हैं, उनकी बदबू से भी एतराज है। अब वो उनको नीतीश की सीटें भी चाहिए, वोट भी चाहिए, लेकिन नीतीश से परहेज है। अब ये तो नीतीश को समझना चाहिए था। एक साल पहले जब वो 2 साल पहले तेजस्वी के साथ खड़े हुए थे तो बोले थे कि मैं जान दे दूंगा लेकिन मैं दोबारा उनके पास नहीं जाऊंगा, इधर फिर चले गए। तो अब उनका क्या कहा जा सकता है। जयंत जी यहीं पर अखिलेश जी के साथ गठबंधन में आज विपक्ष में बड़ी भूमिका में बैठे थे, तुरंत उनका अपनी जो भी मांडवाली हुआ वो उसके बाद बोल रहे हैं मैं क्या बोल सकता हूँ, मुझे जाना पड़े। जयंत चौधरी ने तो कहा था कि मैं चवन्नी नहीं हूँ जो एकदम पलट जाऊंगा। चवन्नी नहीं हूँ, अरे उनको 5 पैसे लायक नहीं छोड़ा, दीवार पे चिपका के लाठियों से पिटवा दिया इसी सरकार ने किसान आंदोलन में। और जब उसी किसान आंदोलन में वो पीटे गए और आज वो फिर जाके वहां पर वो मोदी जी को आई लव यू बोलते घूम रहे। अब भैया वाह भाई वाह, लेकिन इस देश के किसान उनका भी चेहरा देख रहे हैं। ये नफरत जो है एकदम प्रेम में कैसे बदल गई है? अरे अब वो तो आप बताइए ना, राजनीति में कौन चोर चोर मौसेरे भाई टिटिया को भीतर आई। सरकार के अंदर जाने वाले ये लोग दिन भर लोलुप। और दूसरी बात एक विरासत होती है। अजीत सिंह जी की विरासत देखिए, अजीत सिंह जी का सरकार में जाने के लिए 24 घंटा तैयार आमादा और मैक्सिमम समय सरकार में रहे भी, भले वो बड़े उच्च पर न पहुंच पाए लेकिन कभी मंत्री कभी समर्थन के दम पे। आज वही दोबारा जो है आप उनमें आप जयंत में भी देखिए, मतलब जो व्यक्ति चौराहे पर खुले लाठियों से कूटा हो आप उसके साथ जाके गलबहियां कर रहे हो। जनता पागल है क्या? उसको दिख नहीं रहा? उसको लग रहा है, इनको लग रहा है कि जो जाटलैंड के 7-8 जिले हैं सारा जाट उनके साथ खड़ा हो जाए, सारा जाट उनके साथ खड़ा हो जाए। संभव नहीं है। ये आपकी अकेले मंशा हो सकती है, आप जाके बोलिए। जैसे मैं जो भी बोल रहा हूँ ये मेरा व्यक्तिगत बयान है, हो सकता है बहुत सारे लोग इससे सहमत नहीं होंगे। सर, जिस तरह से आज तक ने एक सर्वे किया है और उसने उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को 72 लोकसभा सीटें दिखाई है। ठीक है, तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी 80 में से 72 सीटें जीतने की स्थिति में है? मुझे तो हाँ हंसी आई कि 72 दिखाया और उनको 80 पे 80 दे लेना चाहिए था। जब खुद ही ले लेना है और कागज पर लिख के उसको सिर्फ आपके कैमरे पर दिखा देना, तो 80/80 क्यों नहीं लिख लिए? काहे 72 पे आके रुक गए? अरे उनको पूरी 80 ले लेनी चाहिए थी। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की जनता है,
ये तय करेगी कि तुमको 80 में 80 मिलेगा, कि 80 में तुमको 8 मिलेगी, कि 80 में तुमको 0 मिल जाएगा। यहाँ पर तो वो भी देखा गया कि सरकार होते लोग 0 और 0 तक गए हैं। तो जमीन से और शिखर के मापदंड ये जनता तय करती है, जनता जनार्दन है, वो तय करेगी कि नया। आपको क्या लगता है, जिस तरह से आप भी जनता है इस प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के आप भी रहने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको 80 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीत सकता है? देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर आज जो मौजूदा हालात है, जिस तरीके से सरकार अपनी स्टंपिंग करने का प्रयास कर रही है, विपक्ष उनको काट के आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है, तो निश्चित तौर पे खेल 50-50 का होगा। 50-50 का। और मायावती जी आ जाए तो? मायावती जी आ जाए, फिर आप एक नया प्रश्न ऐसा खड़ा कर दिए। अरे मायावती जी की पोजीशन इस वक्त बाज के पंजों में फंसी हुई चिड़िया से ज्यादा नहीं है। अब इसको आप ओपन करके भी बुलवाओगे तो कहा जा सकता है। मतलब आपका मानना है कि ए टीम है वो मोदी जी के, वो बी टीम है, वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करेंगी, निश्चित जान लीजिए। बी टीम के तौर पर? हाँ, बी टीम पे काम करेंगी। कुछ और साथी भी हमारे साथ में है। भैया, क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में आपको? इंडिया गठबंधन के अंदर भी काफी फूट नजर आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी 400 पार का नारा देते थे और कह रहे हैं आज भी 400 पार, अब की बार 400 पार। कैसे? एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए। लेकिन क्या जरूरत आन पड़ी उनको जब 400 पार का नारा दिया? उन्होंने बिहार के अंदर नीतीश कुमार को तोड़ लिया, अब उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन से जयंत चौधरी को तोड़ लिया है। तो जब 400 पार का नारा दे दिया है, जनता उनके साथ है, तो फिर कैसे उनको गठबंधन में तोड़ने की जरूरत मान पड़ी है? तो फिर कैसे उनको इलेक्शन कराने की जरूरत ही क्या है? वो तो ऐसे ही अनाउंस कर दें। मैं आपको चुनाव आयोग का जो रिजल्ट होता है उसकी वेबसाइट पे जाके आप खुद देख सकते हैं कि चुनाव आयोग ने बात पब्लिश कर रखी है कि बीजेपी का जो वोटिंग रेशियो है भारत देश का वो 35.7% है। और जो 30% 70 मान सकते। हाँ, नहीं 35% है। ठीक है, बीजेपी का वोटिंग रेशियो। और अपोजिशन का अगर ये सब लोग एक साथ आते हैं तो अपोजिशन का समझ सकते हैं आप 65% वोटिंग रेशियो हो जाता है। लेकिन एक बात समझिएगा मेरी बात को आप, जो मैं कहना चाह रहा हूं, जब वोटिंग रेशियो उनको सपोर्ट ही नहीं करता है, 65% लोग उनके खिलाफ भारत देश में है और इसका रिपोर्ट चुनाव आयोग दे रहा है, तो कैसे आखिर 370 पार या 400 पार की बात कर सकते हैं? ये कहीं ना कहीं इनकी बहुत बड़ी बेईमानी है। अभी जैसे चंडीगढ़ का एक आपके सामने आया, सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई उनको कि उनका दलाल, जो बीजेपी का दलाल था, खुद ही ठप्पा लगा दे रहा था। निर्वाचन अधिकारी को आप दलाल बोल रहे हैं? अरे बिल्कुल दलाल है। जो भी किसी भी सरकार पक्ष के लिए काम करे, जनता के लिए ना काम करे, वो आदमी दलाल होता है। तो जब जनता की मूल भावनाओं के खिलाफ जाएगा वो दलाल माना जाएगा। हमारे नौकर हैं सरकारी लोग, वो जनता का ख्याल करने के लिए बनाए गए हैं। और इंडिपेंडेंट बॉडी है इलेक्शन कमीशन, इंडिपेंडेंट बॉडी है। वो अगर किसी सरकार के साथ मिलके भारत देश की जनता का जो मत का अधिकार है उसके साथ हनन करने लगे तो फिर क्या कहा जाएगा? उसको तो मैं कह रहा हूँ फांसी की सजा दे देनी चाहिए थी। निर्वाचन अधिकारी को फांसी की सजा की मांग करते हैं। फांसी की सजा दे देनी चाहिए थी, क्योंकि अगर वो बीजेपी को जबरदस्ती अपने कुछ वो मतलब चाटने के चक्कर में वो बीजेपी को जिताने का काम करते हैं, इसका मतलब हमारे भारत देश की जनता के साथ, उनके मताधिकार के साथ उनका हनन हो रहा है। अगर मताधिकार के साथ उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मतलब हम अपने किसी और प्रतिनिधि को जिताना चाहते हैं और वो बेईमानी से किसी और प्रतिनिधि को जिता देते हैं, तो ये बात अब समझ लीजिए किस स्तर पर चीटिंग की जा रही है। तो मैं तो ये नहीं कहता हूं कि बीजेपी अगर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से अगर इलेक्शन करवाए तो वो पावर में आ पाएगी। अच्छा, आप मानते हैं देश के अंदर अगर निष्पक्ष चुनाव हो तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती? ही नहीं आएगी। ये एक नागरिक को पता है, बस उनके कुछ अंधभक्त होंगे। मतलब आप भी मानते हैं ईवीएम हैक होती है? बिल्कुल हैक होती है ईवीएम। 8 अक्टूबर 2013 को, मैं आपको हिस्ट्री बताता हूं, आपको नहीं पता होगा शायद। सुब्रमण्यम स्वामी, ठीक, सुब्रमण्यम स्वामी और LK आडवाणी ने 2013 में एक पिटीशन दायर किया था और कहा था कि इस वक्त जो है मतलब दुनिया भर के देश के सभी जगह से रिजल्ट विकसित राष्ट्रों के अंदर भी ईवीएम है। सभी जगह के दुनिया भर के अन्य देशों में जहां जहां ईवीएम बैन हुई थी वहां पर ये अनाउंस किया गया था और उनका रिजल्ट आउटपुट ये आया था। वहां की कोर्ट ने, वहां के अधिकारियों, सक्षम अधिकारियों ने रिपोर्ट सौंपी थी कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ईवीएम से नहीं हो सकता है।
और 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है भाई, ये मैं कोई अपने मन की बात कह रहा हूँ क्या? 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मतलब निष्पक्ष चुनाव ईवीएम मशीन से नहीं कराया सकता है। और बीजेपी जो है आज की डेट में सिर्फ ईवीएम के सहारे आ रही है और सभी विपक्षियों को एक साथ आना पड़ेगा। अभी 31 जनवरी को जंतर मंतर पर 13 लाख लोग एकत्रित हुए थे, मैं भी उसमें शामिल था। अच्छा, और ये खबर क्या आपको पता चली? नहीं पता चली। तो पूरे देश को पता चल गई कि ईवीएम के खिलाफ जंतर मंतर पर बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है और अभी भी चालू है। और लखनऊ में इको गार्डन के अंदर भी इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आए थे। भाई जब इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है तो इतनी जो भीड़ हुजूम इकट्ठा हो रही ईवीएम के खिलाफ, तो कम से कम जो इंडिपेंडेंट बॉडी है इलेक्शन कमीशन, उसको ये सोचना चाहिए, ये समझना पड़ेगा कि जब भारत देश की जनता अब नहीं चाह रही कि ईवीएम से इलेक्शन हो, जिस निष्पक्ष चुनाव की हम आशा करते थे, जब निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है तो ईवीएम मशीन की क्या हो सकता है? उसको हटाओ। और अगर लगता है इनके 400 पार है, इनका बहुत जन सैलाब है, इनके पास बहुत जनता का सपोर्ट है, तो भाई बैलेट पेपर से इलेक्शन करा के देखो, इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन ये डरते हैं क्योंकि राजा की जान तोते में है, ईवीएम में है। इस वक्त आपको बता दूं कि वीवीपैट मशीन एक लगती थी कि जब भी कोई वोट डालता था, ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि आप वीवीपैट मशीन लगाइए उस पे, जिससे कि अगर कभी लगे कि कोई धांधली हुई है तो उसकी काउंटिंग की जा सके और उससे पता चल सके कि कितने वोट पड़े हैं। आपको बताऊं पिछले इलेक्शन की बात, 4 महीने में ही चुनाव आयोग ने बोला कि वीवीपैट मशीन की सारी वो जो पर्चियां थी जल गई। बताओ, ये मामूली बात है? तो मतलब इलेक्शन कमीशन मोदी जी के साथ मिला हुआ है पूरे। इलेक्शन कमीशन इस वक्त मोदी जी का टट्टू बना हुआ है। टट्टू बना हुआ है। आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, मैं थोड़ी ना उठा रहा हूँ भाई, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट बोला है तो मैं बोल रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, लेकिन जब संवैधानिक काम करने लगेगा तो हम जैसे नौयुवाओं को बोलना पड़ेगा। भाई कोई बोले, आप मजबूरी में बोल रहे हैं संवैधानिक संस्था के खिलाफ? मजबूरी में बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ पूरे भारत देश की मजबूरी इस वक्त बन गई है। जो इलेक्शन देश मतलब चंडीगढ़ की घटना अभी 2 दिन पहले की देख रहे हैं, आपको क्या महसूस हुआ? उसमें कुछ तो आप समझ। सीजीआई ने कहा है लोकतंत्र की हत्या है चंडीगढ़ चुनाव को, लेकिन चुनाव को निरस्त नहीं किया सीजीआई ने। भाई अब क्या कहे, सीजीआई भी बातों ऊंची ऊंची करते हैं, लेकिन जब कार्रवाई करने का वक्त आता है तो वो पीछे हट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुछ भी बोलना मेरे लिए उचित इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो सबसे खिलाफ तो हम भी नहीं बोल रहे, लेकिन हम एक सवाल के ऊपर सवालिया निशान उठा रहे हैं। देखिए, कोई भी अगर किसी भी तानाशाह सरकार के खिलाफ कोई भारत की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर अपना कोई डिसीजन मात्र देती है, एक हिंट भी देती है भारत देश के नौजवानों को या भारत देश के नागरिकों को, तो अब जो है इस वक्त जो लीडरशिप जो तानाशाही चल रही मोदी जी की, वो तानाशाही बिल्कुल हिटलर की तरह चल रही है। और हिटलर को हराने के लिए पता है कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ था? हिटलर तब हार माना था, पहली बात तो हिटलर के बारे में वहां की जनता को तब पता चला था जब जर्मनी पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था, और वो तब तक हिटलर की वाहवाही करती रही वहां की जनता, जब तक पूरे देश को बर्बाद नहीं कर दिया हिटलर ने। और जब जनता को पता चला कि अब तो हमारा देश पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, तब वहां की जनता जन आंदोलन की पूरी जनता रोड पे उतरी, और जब जनता रोड पे उतरी तब जाके हिटलर को मात मिली, उसको हार मिली। तो अब भारत देश में ऐसी स्थिति आ गई दोस्त कि इस वक्त भारत देश की जनता को अब कोई, आप प्रधानमंत्री मोदी जी की तुलना हिटलर से कर रहे हैं। अरे हिटलर तो छोटा था, वो तो फिजिकली बेईमानी करता था, ये तो डिजिटली बेईमानी कर रहे हैं भाई। मतलब डिजिटल युग में डिजिटल बेईमानी चल रही है। बिल्कुल डिजिटल बेईमानी चल रही है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और इसी के सिलसिलेवार तरीके से अभी मुझे पता चला है 2 जगह कल प्रोग्राम भी कर रहे हैं लोग ईवीएम मशीन के खिलाफ, जो सिग्नेचर कैंपेनिंग की जा रही है लखनऊ में। कल वहाँ अनुसूचित जाति छात्रावास के सामने और कुड़िया घाट पे, तो पता चला हम लोग उसमें शामिल होंगे और उसमें साइन करेंगे और अपना समर्थन देंगे। आप ईवीएम के खिलाफ देश के अंदर आंदोलन करेंगे? हम नहीं, पूरा देश कर रहा आंदोलन। 13 लाख लोग एकत्रित हुए जंतर मंतर पर, लगातार अन्य प्रदेशों में देश ईवीएम के खिलाफ आंदोलन बिल्कुल खिलाफ चल रहा है भाई। अगर ईवीएम से चुनाव बंद नहीं हुआ तो ईवीएम मशीन को तोड़ने का भी काम करेंगे। क्यों तोड़ेंगे और क्यों बचेंगे वो भी बता रहे हैं आप। लोकतंत्र बचाने के लिए आप ईवीएम तोड़ देंगे? मैं बता रहा हूँ कैसे तोड़ेंगे। एक कर्नाटका में किसी ने एक ईवीएम मशीन तोड़ी थी, पता है आपको? आपने वीडियो देखा होगा? मैंने नहीं देखी है। नहीं देखा है, लेकिन बहुत लोगों ने देखा है। तो हुआ उसमें ये था
कि जब मशीन तोड़ी गई तो वो बचा कैसे, मैं आपको बताता हूं कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं कराया जा सकता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ खड़ा है तो हम किसी बात से क्यों डरें।